केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। आज सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बताएंगे पूरी खबर। इसके बाद बात होगी पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर के नापाक प्लान की, जिसे वो बांग्लादेश के रास्ते अंजाम देने का मंसूबा पाले बैठा है। क्या है वो मंसूबा, बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी सरकार की। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम क्या बदला, संसद में हाय तौबा मच गई। बताएंगे आपको पूरी खबर। इसके बाद ले चलेंगे आपको मध्य प्रदेश, जहां एक हफ्ते में 6 बाघों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मोहन सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के बाद बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे की भी, जहां चारों ओर फैला कोहरा कैसे 10 से ज्यादा लोगों के लिए काल बन गया, ये दिखाएंगे आपको डिटेल में। और साथ ही बताएंगे आपको कि आखिर कैसे ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, कांग्रेस के उस शकीर रवैये की जिसने कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान, जो खुद महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन में भारत की हार हुई थी। अब उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में सैनिकों के पराक्रम पर सवाल जीवियों ने एक बार फिर से गुस्ताखी की है। जय जवान जय किसान के नारे वाले देश में सबूत मांगो गैंग ने कुटिलता भरे स्वर में सवाल पूछे हैं। वो पाक परस्त गैंग जो कदम कदम पर सेना के शौर्य पर सवाल करते नहीं थकता है, उसने इस बार भी पाकिस्तान की वाहवाही बटोरने में पराकाष्ठा कर दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का ये पहले बयान सुनिए। जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। सेना के पराक्रम पे सवाल करने का शौक बना चुकी देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने सेना के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को फेल ऑपरेशन बता दिया। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को मिली चोट की बजाय भारत के नुकसान में ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले युवराज के नक्शे कदम पर इस नेता ने भी सारी हदें पार कर दी है। जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पृथ्वीराज चौहान के इन बयानों पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। फिर वो कहते हैं कि आजकल तो युद्ध हवाई युद्ध होता है, एरियल वॉर होता है, तो क्या मिलिट्री या आर्मी की जरूरत है? 12 लाख सैनिकों से कोई और काम करवाना चाहिए। यही कांग्रेस की मानसिकता रही है। सड़क का गुंडा बोलना, कारगिल विजय दिवस को ना मनाना, कहना कि ये बीजेपी का युद्ध है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट और फेलियर बोला गया, सरेंडर बोला गया। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो खून की दलाली बोला गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक को चील कौवे मारे गए ऐसे बोला गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 26/11 हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं की, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर देश में एक बार फिर विपक्ष का पाक परस्त एजेंडा बेनकाब हो गया है। लेकिन सवाल जीवी गैंग ये भूल जाता है कि कैसे समय समय पर हमारे योद्धाओं ने करारा जवाब दिया है। तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing.
which shows any Indian damage being done. ऐसे में सवाल उठाने वाले ये नेता जिस राज्य का नेतृत्व कर चुके हैं, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान शायद ये भूल गए हैं कि ये भारत के जाबाज हैं, जिन्हें पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने और युद्ध रुकवाने के लिए झुकाना अच्छी तरह आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि पृथ्वीराज कांग्रेस के ऐसे पहले नेता नहीं है जिनकी ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े किए गए हो। इसके पहले भी आपको याद होगा, मणिशंकर से लेकर के तमाम नेताओं के बयान जिनकी ओर से पाकिस्तान को लेकर कई बातें कही गई, अपनी ही सेना के शौर्य पर हर बार सवाल खड़े किए गए। खैर, बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे नापाक आतंकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की और उसके घटिया प्लान की बात करेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में विद्रोह की आग सुलगाने वाला आसिम मुनीर अब भारत को धमकियां दिलवा रहा है। मुनीर के इशारे पर चलने वाले बांग्लादेश के नए नवेले नेता भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के मुद्दे पर मुनीर की बोली बोलना शुरू कर दिया है और इसी वजह से अब जो ताजा बयान सामने आया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको भी दिखाते हैं। भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अगले साल चुनावी ऐलान के बाद बांग्लादेश में सरगर्मी बढ़ने लगी है। सियासी फायदे के लिए कट्टरपंथी टट्टुओं ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। असल में इन कट्टमुल्लों की पार्टियों को आजकल पाकिस्तान पाल रहा है। इसीलिए असीम मुनीर के इशारे पर ढाका की सड़कों पर गिदड़ भभकी वाली तकरीरें दी जा रही हैं। আগামীকাল আমরা উৎসব করতে রাস্তায় নামবো না। আগামীকাল আমরা প্রতিরোধের যাত্রা বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় পালন করব। এই ঢাকা শহরে আমরা প্রতিরোধের র্যালি করব। আমরা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আগামীকাল বিজয় দিবসে আমরা 16 ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধ হব। भारत विरोधी बयानों के लिए सजाए गए एनसीपी पार्टी के मंच पर जहर उगलने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हसनत अब्दुल्ला नाम का दूसरा नेता आया। उसने भारत का चिकन नेक काटने की धमकी तक दे डाली। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেপারেটিস্টরা রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে मुल्ला मुनीर के टट्टू की चिकन नेक वाली गिदड़ भभकी पर पलटवार करने में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी देर नहीं लगाई। लगे हाथ बांग्लादेशियों के सीने में ऐसा नश्तर चुभ होया कि वो बिलबिलाने लगे। ये सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए। इससे पहले अमेरिका के पिट्ठू मोहम्मद यूनिस ने चीन में ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद हुआ था। उसने कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, लैंड लॉक्ड है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का एकमात्र गार्डियन है और उस समय भी हिमंता ने करारा जवाब दिया था। बांग्लादेश के पास अपने 2 चिकन नेक हैं, जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से ज्यादा कमजोर है। पहला 80 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर, दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक। दूसरा 28 किलोमीटर का चटगांव कॉरिडोर, दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक। ये कॉरिडोर, जो भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से छोटा है। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद एंटी इंडिया गतिविधियां लगातार बढ़ती गई। शेख हसीना के समय
भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नेताओं को अब निशाना बनाया। इस वजह से दोनों देशों की तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। इस मौके का फायदा उठाकर चीन की मदद से पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतों को पाक सेना और आईएसआई लगातार खाद पानी दे रही है। चिकन नेक काटने की धमकी इसी साजिश का नतीजा है। बांग्लादेश की भी नजर है, अगर इसको रोक या काट दिया जाए तो नॉर्दर्न स्टेट्स हमसे अलग हो जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि उसमें तो दो चिकन नेक है, एक तो रंगपुर कॉरिडोर जिसे मेघालय से काटा जा सकता है और दूसरा चिटागोंग कॉरिडोर जिसे त्रिपुरा से काटा जा सकता है। चिकन नेक असल में पश्चिम बंगाल के उत्तर में बांग्लादेश के ऊपर से गुजरती 20-22 किलोमीटर की सकरी सी पट्टी है। ये देखने में मुर्गे के गर्दन की तरह ही लगती है। इसकी वजह से इसे चिकन नेक कहा जाता है। ये इकलौता जमीनी रास्ता है जो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पाकिस्तानी सेना के उकसावे पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी फुदक रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और उनकी सेना का क्या हाल हुआ। बांग्लादेशी याद रखें कि उनका देश भारत ने ही बनाया है। भारत विरोधी किसी भी हिमाकत पर बांग्लादेश टुकड़ों में बंटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश के नेता शायद इतिहास भूल गए हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की शय पर उनके मंचों से जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, उन बातों ने एक बार फिर से भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है और अब इसी वजह से एक नए सिरे से इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं भारत की और बात करते हैं लूथरा ब्रदर्स की। आखिरकार लूथरा ब्रदर्स का खेल खत्म हो गया। थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी हो गई। पेशी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। भारतीय एजेंसियां उन्हें घसीटकर भारत लेकर आई ताकि गोवा अग्निकांड में लोगों की मौत के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के सारे काले राज सामने आ सके और उनके गुनाहों का पूरा हिसाब हो सके। रिपोर्ट देखिए। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये डायलॉग आपने हिंदी फिल्मों में कई बार सुना होगा, अब साक्षात देख भी लीजिए। ये है लूथरा ब्रदर्स। कानून के शिकंजे से बचने के लिए इन्होंने थाईलैंड तक दौड़ लगाई। फुकेट के एक रिसोर्ट में छिपे हुए थे, लेकिन भारत का कानून कितना ताकतवर है इसकी बानगी है ये तस्वीरें। पुलिस हिरासत में झुका हुआ सिर और कपड़े से ढका हुआ चेहरा, जेल जाने के डर से लड़खड़ाते हुए कदम। अब गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स को लेकर पणजी जाएगी और हर गुनाह का हिसाब करेगी। 25 लोगों की मौत के बाद ये भाग गए थे विदेश और इसी गाड़ी में लूथरा ब्रदर्स को देखिए मास्क लगाकर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए गोवा अग्निकांड में जो दोषी हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। लूथरा ब्रदर्स को यहाँ पर भारी सुरक्षा घेरा में ये लूथरा ब्रदर्स जो अब गोवा पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड के बाद अब गोवा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियां लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से घसीटकर भारत लाई। भारत के विदेश मंत्रालय ने तेजी दिखाते हुए न सिर्फ उनके थाईलैंड से निकलने के रास्ते बंद कर दिए थे, बल्कि उन्हें डिटेन भी करवा दिया था। तभी ये साफ हो गया था कि जल्द लूथरा ब्रदर्स का खेल खत्म हो जाएगा। हुआ भी वैसा ही। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों की धोखाधड़ी जैसे मामलों में भी आरोपी पाए गए। जब ये थाईलैंड से इनको वापस आज दिल्ली लेके आया गया तो दिल्ली लाने पे गोवा पुलिस ने वहां पर उनको फॉर्मली अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो भी मेडिकल के और ड्यू प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे पूरे करे गए। उनको पूरा करने के बाद जो कि ऑलरेडी केस गोवा में रजिस्टर्ड है, गोवा प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, तो इनको सेंट्रल एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से दिल्ली लाया गया था। तो गोवा पुलिस ने यहाँ पर आके उनकी जो कस्टडी है उसको लिया और अरेस्ट किया। उसके बाद जो कि आईजीआई एयरपोर्ट प्लेस ऑफ अरेस्ट है, तो पटियाला हाउस कोर्ट उसके लिए उसकी अप्रोप्रिएट जुडिक्शन बनती है, इसलिए यहाँ पर
ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया था और जो कि ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन अलाउ हुई है और कल सुबह एट अर्लीस्ट में हम लोग इसको गोवा पुलिस गोवा लेके जा रही है और जो भी आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो गोवा में किया जाएगा। एक तरफ लूथरा ब्रदर्स को गोवा लाने के लिए प्रमोद सावंत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो दूसरी तरफ गोवा में नाइट क्लबों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। वहां गोवा जिला प्रशासन ने 3 और क्लबों पर ताला जड़ दिया। गोवा में सैल्यूट क्लब को सील कर दिया गया। इसके अलावा मायन नाम के क्लब पर भी गाज गिरी। साथ ही क्लारा नाम के क्लब पर भी पुलिस ने ताला लगा दिया। क्लब में आग लगने के पीछे किसकी लापरवाही? 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब ट्रांजिट रिमांड के दौरान गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स से मांगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लूथरा ब्रदर्स को शायद ये लगा था कि सरहद पार करने के बाद भारत की वो बच जाएंगे और इसी वजह से बजाय वहां पर घायल झुलसे हुए लोगों की मदद करने के दोनों भाई फरार हो गए थे। हालांकि अब एजेंसियों की मदद से उन्हें भारत वापस लाया गया है। उन्हें कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर गोवा ले जाया गया है। पूछताछ होगी, साथ ही आगे की कार्रवाई भी होगी। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल संसद में पेश किया। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर इसे जी राम जी योजना कर दिया है। विपक्ष की सुई अब इसी बात पे अटक गई है कि योजना का नाम भला क्यों बदला गया और इसी को लेकर संसद में जोरदार हंगामा भी हुआ। वार पलटवार का दौर भी चला। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। श्री राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री राम जी। ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। केंद्र सरकार ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदल दिया। नाम बदलने का बिल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया। जो सदस्यों में ना के मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री राम जी। लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम अलग किया। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने भी ये सवाल कर दिया कि जवाहर योजना का नाम बदले जाने से किसका अपमान हुआ था। कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। संसद में हंगामा करके विपक्षी सांसद यही नहीं रुके, बाहर निकलकर भी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। और 125 ही क्यों, 200 क्यों नहीं? और फिर इससे किसान को क्या लाभ होगा? और राम राज्य की कल्पना करना, जिस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा हो, सबसे ज्यादा जाति को लेकर के ये अन्याय हो रहा हो, कानून व्यवस्था चल नहीं रही हो, संविधान के तहत चल न रहे हो, तो उसे क्या उम्मीद करोगे? सिर्फ सरकार से विनती है कि आप
इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। तो ये मेरी विनती है सरकार को कि आप पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे, हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। सरकार की दलील है कि मनरेगा योजना में बदलाव विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने की बहाने ढूंढता रहता है। ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार बार याद दिलाया, वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन ऑफ दिस हाउस। नए बिल के मुताबिक राम जी राम योजना के तहत मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जबकि मनरेगा में सिर्फ 100 दिनों का काम दिए जाने की गारंटी दी जाती थी। नए प्रावधानों के तहत मजदूरों को हर हफ्ते या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के भीतर ही मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों का आधार और बायोमेट्रिक से सत्यापन जरूरी होगा ताकि मजदूरी की चोरी पर लगाम लग सके। मौसम से जुड़े कामों में होने वाले नुकसान को भी कम करने के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। राम जी राम योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साझा रूप से काम करते हुए ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। सरकार की नीति और नियत दोनों साफ है। सरकार का मकसद रोजगार के अवसर पैदा करके रोजगार की गारंटी को बढ़ाना है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सरकार का दावा है कि इस योजना में बदलाव करके बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है, तारीख बताई गई है, दिन बढ़ाए गए हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा गरीब श्रमिकों को मिल सके। तो वही विपक्ष की सुई अटकी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ योजना के नाम पर और इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। अब बात करेंगे टाइगर स्टेट यानी मध्य प्रदेश में हो रहे बाघों की मौत की, जहां लगातार बाघों की मौत की वजह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है और अब पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर बाघों की मौतें हो क्यों रही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, जिसकी एक दहाड़ दुश्मनों में खौफ भर देती है, जिसकी रोमांच से भर देने वाली रफ्तार और मन को मोहने वाली उसकी नारंगी खाल पर काली धारियां हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन देश के टाइगर स्टेट में बाघों की बढ़ती मौत ने सबको परेशान कर दिया है। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार मौत से हर किसी का दिल पसीज रहा है। सबसे ज्यादा बाघों वाले प्रदेश में राष्ट्रीय पशु की मौत ने जीव प्रेमियों से लेकर वन्यजीव संरक्षकों को भी सन्न कर दिया है। मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर का घर कहा जाता है, वहां बीते एक हफ्ते में 6 बाघों ने दम तोड़ दिया है, जबकि इस साल बाघों की मौत का आंकड़ा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करने के बाद सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इस साल अब तक 54 बाघों की मौत हो चुकी है। वहीं साल 2024 में 46, 2023 में 45, 2022 में 43, तो वहीं 2021 में 34 बाघों की मौत हुई है। बाघों की मौत पर वन विभाग के अधिकारी इसके पीछे प्राकृतिक कारणों को ही वजह मान रही हैं, जो बाघों की बढ़ती संख्या को भी दर्शाती है। संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्राकृतिक मौतें भी उतनी बढ़ेंगी, जिसके हवाले से अगली बार भी बाघ गणना में फिर मध्य प्रदेश बाघों की संख्या में अव्वल रहेगा।
लेकिन माना जा रहा है कि इस साल जिन 54 बाघों ने दम तोड़ा है उनमें से 36 मौतें रहस्यमयी हैं, जिसमें कई बार टाइगर के पंजे काटकर शिकारी ले गए। लिहाजा एमपी में बाघों की मौत पर प्रशासन ने भी अब संज्ञान लिया है। विभाग की ओर से नोटिस जारी कर लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गई है। इस बीच राज्य में अब शिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जहां उमरिया जिले में बाघ को जीआई तार से करंट लगाकर बाघ के शिकार मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें रिमांड में लेकर जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। तो वहीं टाइगर स्टेट में टाइगर की मौतों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि जिस मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट कहते हैं, वहां पर एक साल में 54 से ज्यादा टाइगर की मृत्यु हो चुकी है और पिछले एक हफ्ते में 6 टाइगर मर चुके हैं। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में क्या अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हावी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का गृह विभाग सोया हुआ है, वन विभाग सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है क्या? अभी वर्तमान में भी एक उमरिया के पास एक घटना हुई है, तो निश्चित रूप से जो घटना होती है उसकी हमारी पूरी टीम रहती है, हम लोग जांच करते हैं और जांच करने में जो पाया जाता है निश्चित रूप से अभी वो जो घटना हुई वो प्रिंट के माध्यम से हुई है और हम लोग पूरी टीम हमारी ये काम करती है कि किस कारण से क्या होती है और उसका हम संज्ञान भी लेते हैं। उधर वन्य जीव विशेषज्ञों ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात कही है। यह इंटेलिजेंस फेलियर भी आप कह सकते हो कि मुखबिर तंत्र बर्बाद हो गया है, ग्रामीण जनों का विश्वास नहीं, टाइगर रिजर्व के आसपास के स्थानीय लोगों से इनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ना का दौर रहा है, जिसके कारण अब इनके पास सटीक सूचना नहीं मिल रही है और शिकारी सक्रिय, कन्विक्शन रेट कम है, कोर्ट में सजा दिलवाने में वन विभाग असफल रहता है। टाइगर स्टेट में राष्ट्रीय पशु की मौतें जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी है, क्योंकि वर्षों के प्रयासों और इच्छाशक्ति के बाद भी देश में जहां कड़ी मेहनत से बाघों की संख्या में उत्साहजनक सुधार हुआ है, उसे किसी भी हाल में विफल नहीं होने देना है। ऐसे में जरूरी ये है कि बाघों के मौतों की गहन जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मौतों को लेकर के, बाघों की मौतों को लेकर के प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, तो वहीं एक्सपर्ट की इसको लेकर के अपनी अलग अलग राय है। लेकिन इस बीच अब मोहन सरकार की नींद खुली है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही है, साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। इसी के साथ यहाँ पे रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए आज के फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ, लेकिन खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।